आइए आज हम लोग फिर सक्षमता परीक्षा की तैयारी शुरू करते हैं। सक्षमता परीक्षा पार्ट 2 आरंभ हो गया है ना। 26 तारीख से फॉर्म भराने का डेट भी आ गया है ना। हम लोग तैयारी करते हैं सक्षमता परीक्षा की। जैसा कि हम पिछले वीडियो में बताए भी थे, सक्षमता परीक्षा में बहुत सारे ऐसे प्रश्न आते हैं जो हमारे अनुभव पर आधारित भी होते हैं। जैसे मैं आपको कुछ आइडिया देता हूं कि उसमें कुछ वैसे प्रश्न होते हैं, खास करके यदि हम बुक की अगर बात करते हैं तो बुक में आधुनिक भारत से ज़्यादा प्रश्न आता है। इसके अलावे विज्ञान से भी प्रश्न आते ही हैं। गणित में साधारण से लेकर के 8वीं कक्षा तक के, मैं 1 to 8 की बात कर रहा हूँ, 8वीं कक्षा तक के या 1 to 5 की बात कर रहा हूँ, तो 1 to 5 में जो है मैथ, 8वीं कक्षा की मैथ भी पूछी जाती है। इस बात का आप ध्यान रखिए। यानी कि साधारण तो रहता ही है, 1 to 5 से रहता ही है, लेकिन गणित में कुछ 8वीं कक्षा तक का भी प्रश्न रहता है उसमें, ऐसी कोई बात नहीं है। तो चलिए आज हम विज्ञान की बात करते हैं। 8वीं कक्षा के विज्ञान से कुछ प्रश्नों को ले रहे हैं, देखते हैं, तैयारी करते हैं। यदि आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा अनुभव आपको प्राप्त होता रहे, तैयारी चलता रहे, है ना। उसका पहला अध्याय है ना, दहन और ज्वाला। जैसा कि आप परिचित हैं दहन और ज्वाला से। दहन एक रासायनिक अभिक्रिया है। रासायनिक अभिक्रिया और भौतिक अभिक्रिया से आप परिचित हैं। यदि नहीं हैं तो मैं करा देता हूँ। भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन, और भौतिक अभिक्रिया और रासायनिक अभिक्रिया। सबसे पहले हम बात करते हैं परिवर्तन की, है ना। तो भौतिक परिवर्तन में क्या होता है ना कि कोई पदार्थ अपना रूप आकार बदल लेता है, आकार प्रकार बदल लेता है, और बदलने के बाद जो अपनी अवस्था मतलब मूल रूप से बदल लेता है और फिर से उस अवस्था में आ जाता है ना। यानी कहने का मतलब है उसमें उस पदार्थ का भौतिक गुण नहीं बदल, उस पदार्थ का गुण नहीं बदलता है। जबकि रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है कि उस पदार्थ का गुण बदल जाता है। जैसे मैं उदाहरण देता हूँ आपको कि मोमबत्ती अगर जल रहा है तो जलने के बाद जो है फिर से उसको हम मोमबत्ती के रूप में नहीं प्राप्त कर सकते। लेकिन वही मोमबत्ती यदि पिघल रहा है तो फिर से मोम से हम मोमबत्ती बना सकते हैं, क्योंकि मोमबत्ती में जो गुण है तो मोमबत्ती का जो पिघला हुआ भाग है उसमें भी वही गुण है, उसका गुण नहीं बदला, है ना। यानी उससे फिर से हम मोमबत्ती प्राप्त कर सकते हैं उस मोम से। लेकिन एक और उदाहरण देते हैं। देखिए, यदि लकड़ी का कोई मोटा बोटा है ना, कुंदा है, उसको काट करके छोटे छोटे टुकड़ों में हम विभाजित कर दिए, तो क्या वो छोटा टुकड़ा से लकड़ी का मोटा कुंदा बनाया जा सकता है? तब नहीं बनाया जा सकता। तो नहीं बनाया जा सकता है तो क्या है, एक भौतिक परिवर्तन है या रासायनिक परिवर्तन है? मैंने बताया जैसा कि उसका गुण नहीं बदलता। जैसे मोटा कुंदा का जो लकड़ी का गुण है वो गुण छोटे टुकड़ों में भी वह गुण मौजूद है, तो गुण नहीं बदल रहा है, इसलिए उसका कटना जो है, छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित होना जो है, वो रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत नहीं आता है, वो भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत नहीं आता है। चलिए बात करते हैं कुछ आगे प्रश्नों को। दहन एक रासायनिक अभिक्रिया है। दहन कैसी अभिक्रिया है? रासायनिक अभिक्रिया। ज्वलनशील पदार्थ और ऑक्सीजन के बीच की अभिक्रिया है ना, दहन कहलाती है। ठीक है, ज्वलनशील पदार्थ और ऑक्सीजन के बीच अभिक्रिया दहन कहलाती है। आग को बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, दहन के लिए दाह्य पदार्थ का होना जरूरी है, ऑक्सीजन का होना जरूरी है, और ज्वलन ताप का होना जरूरी है। ये सब आवश्यक है किसके लिए? दहन के लिए। दहन मतलब उसको जलने के लिए, है ना। ज्वलन पदार्थ यानी जिसको दहनशील पदार्थ कहते हैं ना, तो वैसा पदार्थ जो जलता है उसे दहनशील पदार्थ कहते हैं। जैसे कोयला हो गया, लकड़ी हो गया, है ना, LPG हो गया, ये सब दहनशील पदार्थ जिसको जला सकते हैं। ज्वलन ताप की बात करते हैं, वह तापमान जिस पर पहुंचने के बाद कोई पदार्थ जलना प्रारंभ करता है
उसे ज्वलन ताप कहते हैं, है ना। दहन की बात करते हैं तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में ज्वलनशील पदार्थ के जलने पर ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न होने लगता है, उसे दहन कहते हैं, है ना। यानी दहन क्या है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में ज्वलनशील पदार्थ के जलने पर ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न होने लगता है, उसे दहन कहते हैं। अगले प्रश्न, अगले चलते हैं पॉइंट की ओर। दाह्य पदार्थ यानी जो जल, वैसा पदार्थ जो जल करके ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करे, दाह्य पदार्थ कहलाता है। जैसे लकड़ी हो गया, एलपीजी हो गया, डीजल हो गया, ये सब दाह्य पदार्थ है। सफ़ेद फास्फोरस को कमरे के ताप पर रखने पर वह जलने लगता है। मतलब है ना कि इसको जब बाहर निकाल करके हम रख देंगे कमरा में तो अपने आप आग पकड़ लेगा उसमें, श्वेत फास्फोरस में। मोम एक हाइड्रोकार्बन है जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना है। हाइड्रोकार्बन का मतलब ही होता है हाइड्रोजन और कार्बन से बने, है ना। ईंधन के जलने पर कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प भी बनता है ना। यानी जलवाष्प की जो मात्रा होती है वो वाष्प के रूप में निकल जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है उसमें, है ना। ईंधन के जलने पर, ईंधन के जलने पर कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प बनता है, ठीक है। अब बात करते हैं पेट्रोल का ज्वलन ताप केरोसिन के ज्वलन ताप से कम होगा, है ना। माचिस के डिब्बी पर लाल फास्फोरस और सल्फर लगा रहता है। माचिस जो है ना, उसके डिब्बी पर लाल फास्फोरस लगा रहता है और सल्फर लगा रहता है। और आगे बात करते हैं, लाल फास्फोरस का इस्तेमाल 1865 ईस्वी में कार्लस लुंडस्टार्न ने स्वीडन में सेफ्टी माचिस बनाकर की थी। माचिस बनाने का प्रयास सबसे पहले 1680 ईस्वी में हुआ था। याद रखिएगा, माचिस बनाने का पहला प्रयास 1680 ईस्वी में हुआ था। विस्फोट एक प्रकार का तीव्र दहन है। विस्फोट एक प्रकार का तीव्र दहन है। अग्निशामन यंत्र में कार्बन डाइऑक्साइड गैस भरी रहती है, जो अग्निशामन यंत्र है। मोम मधुमक्खी के छत्ते से भी निकाली जाती है ना। हाँ, माइकल फैराडे ने 1860 में लोगों को मोमबत्ती की इतिहास बताया। माइकल फैराडे 1860 ईस्वी में। चलते हैं कुछ और प्रश्नों की ओर। इस कक्षा का दूसरा अध्याय है तड़ित। तड़ित एक विशाल स्तर की चिंगारी है। तड़ित क्या है? चिंगारी, है ना। फर्स्ट टाइम अमेरिकी वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बादलों में रगड़ के कारण उत्पन्न होने वाली विद्युत की उपस्थिति को दर्शाया। यानी सबसे पहले इन्होंने ही बताया कि वहाँ विद्युत की उपस्थिति है, यानी विद्युत मौजूद होता है ना। आकाश में कड़क बिजली के कारण ही होता है। जब बादल गरजता है ना कस करके, कड़कड़ाता है, तो कड़क की आवाज़ बिजली के कारण होता है। बेंजामिन के एक्सपेरिमेंट को फिर रूसी वैज्ञानिक, है ना, रिचमैन, क्या नाम था उनका? रिचमैन ने दोहराया, जिन्हें झटका लगा और झटका लगने के कारण स्वर्ग सिधार गए। रिचमैन साहब ये थे रूस के वैज्ञानिक। यदि वातावरण आर्द्र हो तो विद्युत आवेश का पता लगाने वाले प्रयोग में सफल न हो पाएंगे। अगला है समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करता है ना। बिल्कुल चुंबक वाली स्थिति है। जैसे चुंबक में दो ध्रुव होता है ना, नॉर्थ और साउथ। तो नॉर्थ और साउथ ध्रुव जो होता है, नॉर्थ के पास यदि ले जाते हैं
तो उसमें प्रतिकर्षण होता है। साउथ के पास यदि ले जाते हैं तो उसमें प्रतिकर्षण होता है, यानी समान ध्रुवों में प्रतिकर्षण और विपरीत ध्रुवों में आकर्षण। बिल्कुल विद्युत में भी यही होता है, समान आवेश यानी प्लस प्लस एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, असमान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। कोई वस्तु आवेशित है अथवा नहीं, इसका जांच करने के लिए बनाई गई युक्त को विद्युतदर्शी कहते हैं। जो युक्ति बनाई जाती है उसको विद्युतदर्शी कहते हैं। सुचालक वस्तु आवेश का स्थानांतरण करता है। सीधा सीधा बात ये समझ लीजिए, वैसा वस्तु जिससे होकर बिजली की धारा प्रवाहित होती है उसको सुचालक कहते हैं, और जिससे बिजली की धारा का प्रवाह नहीं होता है उसे कुचालक कहते हैं। जैसे लोहा, सोना, चांदी, तांबा सब धातु है, ये सब विद्युत के सुचालक हैं। कुचालक में आएगा लकड़ी, पत्थर, मिट्टी, ये सब विद्युत के कुचालक हैं, यानी प्लास्टिक, जिससे होकर विद्युत की धारा का प्रवाह नहीं हो। किसी आवेशित वस्तु से आवेश पृथ्वी में भेजने की प्रक्रिया भूसंपर्कन कहलाती है ना। चलिए और कुछ प्रश्नों को देखते हैं इससे रिलेटेड। भूसंपर्कन का इस्तेमाल विद्युत द्वारा होने वाले आघात से बचने के लिए करते हैं, है ना, कि विद्युत आघात से हम बच सकें। अर्थिंग जिसको बोलते हैं ना, भूसंपर्कन वही है, अर्थिंग। हवा से रगड़ के कारण आवेश का पृथक्करण होता है। आवेशों का पृथक्करण होता है। सबसे ज़्यादा आवेश बादल के निचले हिस्से में होता है। आवेशों के मिलने तथा पृथ्वी तक आने की क्रिया को विद्युत विसर्जन कहते हैं, है ना। तड़ित से सुरक्षा का उपाय। तड़ित झंझा अथवा तूफान के समय खुला स्थान सुरक्षित नहीं होता, यानी किसी घर अथवा छत के अंदर ही सुरक्षित जगह है जहां हम लोगों को आश्रय लेना है। यदि आप किसी बस या कार आदि में यात्रा कर रहे हैं तो उसकी खिड़की, दरवाजे, ये सब जो है ना, बंद करके अंदर सुरक्षित रहें। खुले मैदान में नहीं रहिए। मकान की खुली छत अथवा बड़े वृक्षों के नीचे, है ना, नहीं रहे। यदि आप बगीचे में अथवा जंगल में हैं या छोटे वृक्षों के बगीचे अथवा जंगल में है तो छोटे वृक्ष के नीचे शरण लीजिए। यदि खेत में है आप तो, या कुछ वृक्ष हैं वहाँ, तो वृक्ष के नीचे रहने से बेहतर है कि खुले मैदान में लेट जाइए अथवा उकड़ू करके बैठ जाइए, सिकुड़ कर बैठ जाइए, है ना। मैदान में वृक्ष के नीचे मत रहिए जब बिजली कड़क रही हो तो। बिजली अथवा टेलीफोन के तारों या खंभों से दूरी बनाए रखिए, है ना, उसके पास मत जाइए, क्योंकि तड़ित एक विद्युत विसर्जन ही है। किसी भी बिजली से चलने वाले उपकरणों के प्रयोग से बचना चाहिए। अधिक सुरक्षा हेतु यदि आप टीवी, कंप्यूटर ये सब यूज कर रहे हैं उस टाइम, तो उसका प्लग निकाल दीजिए। झंझा के समय नदी, तालाब आदि में स्नान करना खतरनाक हो सकता है ना, यानी उस टाइम नदी, तालाब इस सब में स्नान मत कीजिए। वातावरण के शांत होने पर सुरक्षित स्थान से बाहर आइए। तड़ित चालक के प्रभाव से बचने का एक सरल और कारगर युक्ति चालक है। तड़ित झंझा के समय पानी के पाइप को नहीं छूना चाहिए, है ना। झंझा के समय पाइप को नहीं छूना चाहिए। ये था 2 अध्याय तक के, है ना। अब इसके बाद हम लोग थोड़ा भूकंप की बात करते हैं, अध्याय नंबर 3 की। इसमें भूकंप है।
हम लोग भूकंप की जब चर्चा करें तो उसमें बिहार में आए महत्वपूर्ण भूकंपों की बात करते हैं। तो बिहार में विनाशकारी भूकंप 1934 में और 1990 में आया। गुजरात में विनाशकारी भूकंप 2001 में आया। भूकंप क्या होता है, हम इसके बारे में बात करते हैं। भूकंप पृथ्वी का कंपन अथवा कोई झटका होता है जो पृथ्वी के भीतर गहराई में गड़बड़ी के कारण उत्पन्न होता है ना। भूकंप क्या है समझ लिए आप। अब बात करते हैं कि पृथ्वी की परत टुकड़ों में विभाजित है। इन टुकड़ों को प्लेट कहते हैं, है ना। यानी जिसको 12 विवर्तनिक प्लेट कहा जाता है, वो उन प्लेटों में विभाजित है। ये प्लेटें गति में होने के कारण एक दूसरे से कभी कभी रगड़ खाती है, जो हमें भूकंप के रूप में सामने आता है। कभी कभी भूकंप ज्वालामुखी के फटने, उल्का पिंड के पृथ्वी से टकराने या कुछ विस्फोट के कारण भी हो सकता है ना। जहाँ प्लेटों की सीमाएं दुर्बल क्षेत्र में होती है वहाँ भूकंप ज़्यादा आने की संभावना होती है। देखिए किस तरह से प्लेट एक दूसरे से जुड़े होते हैं, आप देख सकते हैं इसको, है ना। देखते रहिए, समझते रहिए, ध्यान रखिए, है ना। परीक्षा की तैयारी हमारी होती रहेगी।